नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी से हमें ये पता चलता है कि प्यार दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है जिसके लिए हम हर हद को पार करने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ये चीज़ हमारे फेवर में होती है और कई बार इस चीज़ से हम अपने साथ साथ अपनों का भी काफ़ी नुकसान कर देते हैं। ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है इस कहानी में, इस कहानी को पूरी सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देती हूँ जो कि अपना प्यार और सपोर्ट मुझे हमेशा देते रहते हैं। और उन सारे प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप सबके ही प्यार और भरोसे की वजह से आज मैं यहाँ इस जगह पर हूँ। मेरे उन प्यारे दोस्तों में से कुछ दोस्तों का नाम है नवीन शर्मा, अमित, रूबी जी, उसके अलावा चिन्मय त्रिपाठी जी। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सब से आगे भी यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है सौरभ की। सौरभ जो कि एक ऐसा लड़का जिस लड़के के लिए हर लड़की सपना देखती है। सौरभ की ज़िंदगी में उसके परिवार की सबसे ज़्यादा अलग जगह, अलग अहमियत थी। वैसे तो इसमें कोई नई बात नहीं है क्योंकि सबके लिए उसका परिवार ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा ही सौरभ के भी साथ था। लेकिन सौरभ में खास बात ये थी कि सौरभ का परिवार उसके अपने परिवार तक ही सीमित नहीं था। मतलब सौरभ एक ऐसा लड़का था जो कि अपने आस-पास रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार की ही तरह मानता था। वो सबकी इज्जत वैसे ही करता था जैसे वो अपने माता पिता की, अपने बहनों की और अपने भाई की इज्जत किया करता था। सौरभ के अपने परिवार में उसके माता पिता, उसकी 2 बहनें और एक छोटा भाई था। दोनों बड़ी बहनों के बाद सौरभ था और उसके बाद सबसे छोटा और सबका चहीता सबसे छोटा भाई। जैसा कि हर घर में होता है, हम सबसे छोटे को हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार, अटेंशन सब कुछ दिया करते हैं। अब सौरभ के परिवार में जैसा कि आपको लग ही रहा होगा कि सब कुछ बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा था। सौरभ के परिवार में हर चीज़ भरपूर थी। किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, ना पैसे की, ना इज्जत की और ना ही रुतबे की। सौरभ का परिवार वहाँ का एक जाना माना परिवार था। सौरभ ने आज तक कभी किसी बुरी आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल होने नहीं दिया। सौरभ पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सौरभ अब अपने 12th के एग्ज़ाम देकर आगे की पढ़ाई क्या करनी है, कहाँ से करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में प्लानिंग कर रहा था। जैसा कि सबको पता है, 12 के और 10th के एग्ज़ाम के बाद हमारे पास लगभग 2 से 3 महीने होते हैं रिज़ल्ट आने के लिए। ऐसा ही सौरभ के साथ भी था। सौरभ अब जबकि अपने एग्ज़ाम्स देकर फ्री था और उसकी आगे की प्लानिंग भी लगभग पूरी ही थी, उसके माता पिता ने उसे कहा, बेटा तू 10th के बाद भी कहीं घूमने नहीं गया। तूने 3 महीने की छुट्टियां यहीं घर पर बैठकर पढ़ाई करते करते ही निकाल दी। वैसे भी हमें पता है पढ़ाई करने की उम्र है, लेकिन उसके साथ साथ मौज मस्ती करने की भी यही उम्र होती है और एक बार अगर उम्र हाथ से निकल जाए तो वो दोबारा लौटकर कभी नहीं आती। इसके वजह से तू अब ऐसा कर, तेरी पढ़ाई
अभी तो कुछ दिन बाद ही शुरू होनी है। और वैसे भी हम ये नहीं चाहते कि पिछली बार की तरह तू इस बार भी वो पूरे के पूरे 3 महीने घर पर अपने परिवार के साथ ही बिताए। तू जाकर अपने दोस्तों के साथ घूम फिर, मस्ती कर। तुझे अगर यहाँ घूमना है तो तू यहाँ घूम। अगर उसके अलावा तू अपने दोस्तों के साथ अगर किसी दूसरे शहर में भी जाना चाहता है तो भी तू जा। हम इस बार चाहते हैं कि तू अभी तक तूने जो भी चीज़ें नहीं की हैं, अब इस बार उन चीज़ों की लिस्ट बना और जाकर अपने दोस्तों के साथ हर वो चीज़ कर जो कि तू कभी करना चाहता था या करना चाहता है। इस पर सौरभ ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, पापा आप भी अजीब बात कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप मुझे जानते ही नहीं हैं। मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे चाहिए और मुझे नहीं मिला। आप सब मुझे हर चीज़ तो देते ही हैं। हाँ, आपको भी पता है मेरा बस एक ही अब फ्यूचर गोल है जिसे मुझे अचीव करना है, तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस पर उसके पापा ने थोड़ा दबाव डालते हुए कहा, बेटा तू समझ नहीं रहा है, ये उम्र ऐसी उम्र थी कि जब मैं तेरी उम्र का था तब तो मैं अपने दोस्तों के साथ हर छुट्टी में, हर एग्ज़ाम के बाद, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी होता था कि हमारे एग्ज़ाम्स भी चलते होते थे, फिर भी हम घूमते फिरते मज़ा मस्ती करते। और तू बस किताबों में ही दिन रात घुसा रहता है, ऐसे नहीं चलता। और बहुत देर तक बहुत सारी बातें समझाने के बाद आखिरकार सौरभ तैयार हो गया और वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास पहुंचा, जिसके साथ वो कभी कभार मिलकर पढ़ाई भी किया करता था। जब वो उसके पास पहुंचा तब उसने सौरभ को देखकर काफ़ी शॉकिंग तरीके से कहा, अरे सौरभ, तू और यहाँ कैसे? इस पर सौरभ ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे यार मैं क्या बोलूँ, जाने दे, बस तू ये बता इस शहर में क्या क्या घूमने फिरने जैसी चीज़ें हैं। इस पर उसका दोस्त हंसने लगा, क्योंकि सौरभ आज पहली बार खुद घूमने फिरने की बात कर रहा था। और सौरभ जो कि इसी शहर में पैदा हुआ, उसने इतने साल बिताए, लेकिन उसे भी इस शहर के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। वो सिर्फ अपने स्कूल और घर तक का ही रास्ता जानता था। अब सौरभ के दोस्त ने भी पहले उसका मजाक उड़ाया, बाद में उसने कहा, चल जो भी है, बहुत अच्छा हुआ कि तू खुद यहाँ आ गया। वैसे भी आज शाम का हम दोस्तों का पहले से ही प्लान बना हुआ है। हम सब साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे और उसके बाद यहाँ चौपाटी पर जाकर खाना खाएंगे। दोनों दोस्त तब तक बातचीत करते हुए समय बिताने लगे और कुछ ही घंटों में उनके बाहर जाने का वक्त हो गया। दोनों बाहर घूमने के लिए निकल गए। आज सौरभ पहली बार ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकला था और वहाँ उसके स्कूल के दोस्तों के अलावा भी और भी बहुत सारे लोग थे। लगभग वहाँ पर 25 बच्चे इकट्ठा थे और ये सब एक ही उम्र के थे। उसमें से एक लड़की ऐसी थी जिसको देखते ही सौरभ को शायद ज़िंदगी में पहली बार प्यार का एहसास हुआ। सौरभ ने जब उसे देखा तो वो उसे देखता ही रह गया और सौरभ जिस तरीके से उसे देख रहा था, उसका दोस्त भी ये बात शायद समझ चुका था कि उसे अंकिता पसंद आ चुकी है और अंकिता भी बार बार सौरभ को चोर नज़रों से, मतलब नज़र बचाकर देख रही थी। अब जबकि दोनों का हाल एक जैसा था, दोनों को एक दूसरे से बात करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सौरभ तो थोड़ा शर्मीले टाइप का लड़का था, लेकिन अंकिता वो खुद ही आगे बढ़कर सौरभ से बात करने लगी और 1 घंटे के अंदर अंदर ही उन दोनों में ऐसी बातचीत हो गई जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं। और दोनों ने मूवी कम देखी, आपस में बातें ज़्यादा की। देखते ही देखते 3 घंटे ख़त्म हो गए और अब वो सब
खाना खाने के लिए साथ में जाने वाले थे। लेकिन सौरभ का दोस्त, जो कि उन दोनों की हालत समझ रहा था, उसने ये कहा, सौरभ, अंकिता को शायद घर जाने के लिए देर हो रही है, तो वो अकेली नहीं जा पाएगी। क्या तुम उसे घर छोड़ दोगे? सौरभ तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि उसे कब अंकिता के साथ थोड़ा वक्त अकेले में बिताने को मिले, और अंकिता ने भी इसमें कोई भी बात नहीं की। उसने भी यही कहा, हाँ सौरभ, चलो मुझे छोड़ दो। वो दोनों एक साथ बाइक पर निकल गए। आधे दूर पहुंचने पर अंकिता ने गाड़ी रुकवा दी। वो दोनों वहीं सड़क के किनारे बने बेंच पर बैठकर आपस में बातें करने लगे। देखते देखते लगभग रात के 11:30 बज चुके थे। तब सौरभ को ये पता चला कि काफ़ी लेट हो गया है। सौरभ ने अब अंकिता को ले जाकर घर छोड़ा और उसके बाद दोनों पूरी रात फ़ोन पर एक दूसरे से बातें करते रहे। धीरे धीरे लगभग 10 दिन ही बीते थे। दोनों का हाल अब ऐसा था मानो जैसे दोनों जन्म जन्म के साथी हों। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे, और ये बात सौरभ के घर में सबको समझ में आ चुकी थी। सौरभ से उसके घर वालों ने इस बारे में बात की। सौरभ ने भी कुछ भी नहीं छुपाया। उसने साफ साफ सब कुछ अंकिता के बारे में बता दिया। उसके घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा, ये सारी चीज़ें सही है, लेकिन तुम्हें भी पता है अंकिता के परिवार वालों से उसका हाथ मांगने से पहले तुम्हें खुद उस लायक बनना पड़ेगा। सौरभ ने कहा, जी पापा, मुझे ये पता है, और मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या करना है। अंकिता के मेरे लाइफ में आने से ऐसा नहीं है कि मैं अपने लाइफ के गोल्स और चीज़ें भूल जाऊं, बल्कि मैं तो अब पहले से ज़्यादा इन चीज़ों पर फोकस करूंगा। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे लिए कोई मोटिवेशन मिल गया हो। और ये बात सुनकर सौरभ के पिता काफ़ी खुश हुए। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से काफ़ी कनेक्ट हो चुके थे। दोनों रोज़ मिलते, रोज़ बातें करते, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया करते। और फिर देखते ही देखते लगभग 3 महीने बीत चुके थे। अब रिजल्ट्स आने की बारी थी। रिजल्ट्स आए, दोनों बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। अब दोनों को पहले से ही ये बात पता थी कि उन्हें क्या करना है, कहाँ एडमिशन्स लेने हैं। दोनों ने अलग अलग जगह पर एडमिशन लिया, लेकिन इससे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके रिश्ते में किसी तरह का कोई बदलाव आया हो। और धीरे धीरे करके पढ़ाई शुरू हुए। 6 महीने और बीत चुके थे। वो दोनों हमेशा जब भी 2 दिनों की भी अगर छुट्टी होती तो अपने अपने घर पर आते और ज़्यादातर वक्त एक दूसरे के ही साथ बिताया करते थे। ऐसे ही करके उनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चल रही थी। अब जबकि उनके रिश्ते को भी लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा था, वो दोनों अपने 1 साल की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में मिले, और मिलकर उन दोनों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और सौरभ हमेशा की तरह अंकिता को टाइम से घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वो दोनों बातें करते, हंसी मजाक करते एक दूसरे के साथ जा रहे थे। तभी अचानक पता नहीं कैसे सामने से एक ट्रक आ गया, और सौरभ रात काफ़ी होने की वजह से और सड़क खाली होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा स्पीड में था। अचानक ऐसे ट्रक के सामने आने पर वो अपना बैलेंस नहीं बनाए रख पाया, और फिर उनका एक्सीडेंट हुआ। दोनों हॉस्पिटल पहुंचाए गए। सौरभ की आंख लगभग 1 दिन के बाद खुली, और सौरभ ने जैसे ही आंखें खोली, उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि अंकिता कहाँ है और वो कैसी है। उसके घर वालों ने इस बात को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हाँ अंकिता भी ठीक है बेटा,
तुम पहले खुद ठीक हो जाओ। लेकिन सौरभ को तो सिर्फ और सिर्फ अंकिता की चिंता थी, क्योंकि उसने सड़क पर अपना होश खोने से पहले देखा था अंकिता को काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थीं और अंकिता को वो चाह कर भी उठा नहीं पा रहा था और धीरे धीरे वो भी वहीं बेहोश हो गया था। बार बार उसे इस बात की चिंता हो रही थी। वो हर किसी से यही कह रहा था कि उसे एक बार अंकिता से मिलवाया जाए, लेकिन सब ने उसकी बातों को टाल दिया ये कहकर कि अभी तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, तुम बिस्तर से नहीं उठ सकते, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन सौरभ को तो अंकिता की ही चिंता थी और तब सौरभ ने ये डिसाइड किया कि ये लोग जब तक जगे रहेंगे ये मुझे अंकिता से बिल्कुल नहीं मिलने देंगे, तो मुझे खुद अंकिता के पास जाना पड़ेगा। और वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। रात होने पर सारे लोग अपने अपने जगह पर थे और सौरभ की माँ भी उसी के कमरे में रखे हुए सोफे पर चुपचाप सो रही थी। सौरभ धीरे से उठकर कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि तब तक अंकिता उसके सामने आ गई। उसे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी, लेकिन अंकिता काफ़ी बेहतर लग रही थी और सौरभ ने अंकिता को देखते ही बड़े खुशी और प्यार से अंकिता को छूते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। कोई मुझे तुम्हारे बारे में बता ही नहीं रहा था। कोई नहीं चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं। क्यों? अंकिता ने कहा, अब तुम वो सब बात जाने दो और तुम आराम करो। तुम्हें देखो कितनी चोट लगी है। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा ना, तो तुम क्यों उठे बिस्तर से? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और ये बात कहते हुए अंकिता ने उसे चुपचाप ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया, क्योंकि सौरभ ने भी अब अंकिता को देख लिया था। उसकी जान में जान आ चुकी थी और सौरभ ने अंकिता का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और धीरे धीरे करके दवाइयों के असर से उसे भी नींद आ गई। अब जब वो सुबह उठा तब उसका व्यवहार पूरी तरह से बदला हुआ था। वो अंकिता के बारे में सवाल नहीं कर रहा था, क्योंकि अंकिता ने उससे कहा था कि वो ठीक होने की वजह से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी आराम करने को ही कहा है। तो अब वो दोनों तभी मिलेंगे जब सौरभ पूरी तरह से ठीक होकर घर आ जाएगा। और सौरभ ने भी इस बात को समझा और माना। अब सौरभ भी लगभग 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहा। उसे अक्सर अंकिता का फ़ोन आता। वो दोनों फ़ोन पर वैसे ही बातें करते जैसे कि पहले किया करते थे। और धीरे धीरे लगभग 1.5 महीना निकल गया। सौरभ अब ठीक हो चुका था। उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। सौरभ अपने घर पर गया, लेकिन अब भी वो चलने फिरने में पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुआ था। इस वजह से घर वालों ने भी उसे आराम करने को ही कहा। अब सौरभ क्योंकि घर पर आ चुका था और उसे अंकिता को देखे हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका था, वो अंकिता को देखना चाहता था, अंकिता से मिलना चाहता था। आज उसने जब अंकिता को फ़ोन किया तब उसने सब कुछ अंकिता से कहा। फिर अंकिता ने ये बताया कि वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए वो अंकिता के घर पर ना आए। अंकिता खुद उसके पास आएगी उससे मिलने के लिए आज रात। और अंकिता ने ये कहकर फ़ोन काट दिया। दोनों रात में अंकिता के बताए हुए वक्त पर मिले। अंकिता चुपचाप उसके कमरे में आ गई और दोनों ने काफ़ी देर तक बहुत सारी बातें की। और फिर अंकिता सुबह होने पर जब सौरभ की आंख खुली तब उसने देखा अंकिता कमरे में नहीं थी। वो समझ गया अंकिता घर चली गई होगी और सौरभ अब काफ़ी खुश और रिलैक्स था। वो दोनों इसी तरह से लगभग मिलते जुलते रहे, बातें होती रहीं। लगभग अब 3 महीना निकल चुका था। अब सौरभ पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन अब बारी थी सौरभ की वापस से अपने कॉलेज जाने की।
सौरभ कॉलेज जाने से पहले एक बार अंकिता से मिलना चाहता था। उसने अंकिता को फ़ोन लगाया, लेकिन अंकिता का फ़ोन बार बार ऑफ आ रहा था। अब सौरभ से रहा नहीं गया, क्योंकि अंकिता के भी घर पर सौरभ के बारे में सारी बातें पता थी। इसलिए सौरभ आराम से अंकिता के घर पहुंच गया और उसने अंकिता के बारे में परिवार वालों से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके परिवार वालों को भी दोनों की हालत के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उन लोगों ने बातों को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ अड़ा रहा कि उसे अंकिता से मिलना है, उसे बात करनी है। अंकिता का फ़ोन ऑफ क्यों आ रहा है? लेकिन घर वालों के पास देने के लिए शायद कोई जवाब ही नहीं था। अब अचानक से सौरभ की नज़र सामने पड़ी। सौरभ ने देखा वहाँ अंकिता की फ़ोटो लगी है, जिस पर हार लटका हुआ था। ये देखकर तो सौरभ के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और सौरभ चीखने चिल्लाने लगा। उसने बार बार अपने और अंकिता के बीच की हुई सारी बातें, सारी मुलाकातें सबके सामने बताना शुरू कर दी, लेकिन सब उसे अब कहीं ना कहीं पागल समझ रहे थे, क्योंकि अंकिता की मौत तो उसी रात हो चुकी थी जिस रात उन दोनों को हॉस्पिटल में लाया गया था। अंकिता की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसके वजह से अंकिता हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाई। उसने तो रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया था। तो फिर वो कौन थी जो बार बार इससे मिल रही थी, इससे फ़ोन पर बातें कर रही थी? अब सौरभ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसके परिवार वालों की बातों पर भरोसा करे या फिर अपने खुद के ऊपर, क्योंकि वो जानता था वो अंकिता ही थी, कोई और नहीं। वो अपनी अंकिता को पहचानने में कैसे गलती कर सकता था? इस पर अब सौरभ ने फिर से उसका फ़ोन लगाना ट्राई किया, लेकिन बार बार फ़ोन अभी भी बंद ही आ रहा था। सौरभ को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो वहाँ से अपने घर गया और उसने अपने घर वालों से सब कुछ जानने की कोशिश की। आखिरकार घर वालों ने सौरभ की ऐसी हालत देखकर सौरभ को सब कुछ अब बताना ही सही समझा। घर वालों ने भी वही बात बताई जो कि अंकिता के घर वाले कह रहे थे। सौरभ अब किसी भी बात को ना तो सुनने को तैयार था, ना ही समझने को। सौरभ कैसे इन सब की बातों पर भरोसा करे, जबकि वो तो हमेशा अंकिता से मिल भी रहा था और बात भी कर रहा था। अब इस बात पर कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, लेकिन सौरभ था कि वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं था। अब सौरभ अपने कॉलेज जाने का इरादा छोड़ चुका था। उसने कहा, आप सब ने लगता है अपना इरादा बदल दिया है। आप सब नहीं चाहते हैं कि मैं अपनी अंकिता से शादी करूं, इसलिए आप सब ने मिलकर अंकिता को कहीं छुपा दिया है। आप सब मेरी अंकिता के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे जानना है। और सौरभ पूरी तरह से लग रहा था जैसे पागल हो चुका है। वो अंकिता को ढूंढने के लिए शहर में निकल गया। वो उस जगह पर भी गया जहां उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, और वो पागलों की तरह वहां अब ज़मीन पर बैठकर रो रहा था। तभी अचानक उसके सामने सच में अंकिता आ गई, और अंकिता को देखकर सौरभ दौड़कर अंकिता से जाकर लिपट कर रोने लगा। और वो अंकिता से कहने लगा, देखो तुम यही हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अब यहाँ नहीं हो, तुम मुझे छोड़कर जा चुकी हो। तुम चलो मेरे साथ, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी अंकिता कहीं नहीं गई है, वो मेरे साथ है। और अंकिता ने अब सौरभ का हाथ छुड़ाते हुए कहा, सौरभ, मैं सच में जा चुकी हूँ। मैं यहाँ हूँ तो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से, क्योंकि मैं भी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं चाह कर भी मरने के बाद मुक्ति नहीं पा रही हूँ। और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ
तुम्हारी ही चिंता है। मैं यहाँ से मुक्ति सिर्फ तब पा सकूँगी जबकि तुम अपने उन चीज़ों को पाओ और अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल हो जाओ। सौरभ अब जबकि खुद अंकिता के मुंह से सारी बातें सुन रहा था, वो इन बातों पर कैसे भरोसा करता और वो कैसे खुद की ज़िंदगी, खुद के फ्यूचर को ऐसे टूटते बिखरते देखकर नॉर्मल हो जाता। अंकिता सौरभ का दुख शायद समझ रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अंकिता ने सौरभ को समझाने और संभालने की बहुत कोशिश की। सौरभ आखिरकार वहाँ से रोता बिलखता घर आ चुका था। सौरभ ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कमरे में बंद करने के बाद सौरभ लगभग 4 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसके परिवार वालों को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी। 2 दिनों तक तो सौरभ को नीचे से खाना दिया जाता और सौरभ वो थाली वैसे ही वापस बाहर धकेल दिया करता था, लेकिन अब तो सौरभ वो थालियाँ ना तो अंदर खींच रहा था और ना ही उसे वापस भेज रहा था। ये सब देखकर घर वालों को अब सौरभ की चिंता हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। आखिरकार उन्होंने पहले दरवाज़ा बजाना शुरू किया, लेकिन सौरभ कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जबकि अभी तक सौरभ सबको खुद से दूर जाने के लिए, अकेला छोड़ देने के लिए कहता था। आज जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तब घर वालों ने दरवाज़ा तोड़ कर देखा, लेकिन सौरभ सच में अपने घर वालों का डर सच कर चुका था। सौरभ इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। सौरभ हमेशा हमेशा के लिए अपनी अंकिता के पास चला गया था। उसके परिवार पर भी वही पहाड़ टूटा जो कि आज से लगभग 6 महीने पहले अंकिता के परिवार पर टूटा था। लेकिन कोई कर भी क्या सकता था। अब दोनों बच्चे जा चुके थे। उसके बाद दोनों परिवार हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि वो अपने बच्चों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी सामान्य तरीके से जी सकें। लेकिन ये कहना काफ़ी आसान होता है, लेकिन करना काफ़ी मुश्किल। फिर भी आज भी वो ऐसे ही अपने बच्चे के गम से जूझ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब के साथ बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।